हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। जो सोलवेंट होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, अगर देखो तो पहला पोलर और नॉन पोलर। पोलर मतलब जिसमें चार्ज का सेपरेशन हो, नॉन पोलर जिसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं हो। जो नॉन पोलर मोलिक्यूल होता है उसमें नॉन पोलर होता है। वो नॉन पोलर में होते हैं जैसे बेंजीन और CCl4। ये जो सारे ये बेंजीन और CCl4 है, ये नॉन पोलर है, मतलब इनमें कोई चार्ज सेपरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। और पोलर सोलवेंट में दो टाइप के होते हैं, पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है, वो होता है प्रोटिक। और एप्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन रिलीज नहीं होता लेकिन वो पोलर होता है, जैसे DMS और DMF। DMS होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ऐसे ये फार्मूला होता है उसका, CH3 और ये CH3। इसमें देखो एक सल्फर और कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन जो है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो इसमें ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो ये मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये। तो इसकी वजह से कंपाउंड पोलर होता है। जैसे ऐसे ही DMF होता है डाइमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड ना। इसमें सॉरी ये होता है ये वाला कंपाउंड होता है। इसमें भी जो कंपाउंड भी पोलर होता है ना। तो लेकिन इन दोनों में क्या है, ये जो DMF में और DMF और DMSO में कोई प्रोटॉन नहीं है जो रिलीज होगा ना। कोई प्रोटॉन ऐसा नहीं है जो रिलीज हो सकता है ना। तो ये होते हैं पोलर एप्रोटिक, DMSO और DMF। लेकिन जो पोलर प्रोटिक होते हैं उनमें वाटर जैसे अल्कोहल होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है जो रिलीज हो सकता है। प्रोटॉन मतलब इसमें एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन होता है। तो ये मेनली तीन टाइप के सोलवेंट होते हैं। अब इनका इफेक्ट क्या होता है एसिडिटी या बेसिसिटी पे। देखो एक तो हो सकता है कि भाई जो हमारा एसिड है वो प्योर एसिड की फॉर्म में हो, जैसे HClO4 है वो परक्लोरेट एसिड बोलते हैं इसको। तो मान लो ये प्योर फॉर्म में है, इसमें कोई और सोलवेंट है ही नहीं। तो ये तो इसकी जो मेन एसिडिटी है जो ये शो करेगा वही शो करेगा, जो इसकी एसिडिटी होनी चाहिए वो शो करेगा। एक हो ये मान लो नॉन पोलर कंपाउंड में हो, HClO है, जैसे बेंजीन वगैरह में है, बेंजीन वगैरह में है। तो उसमें भी जो सोलवेंट है इसका मतलब इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, वैसे तो एक या तो इसको बेंजीन में डालो या इसको वाटर में डालो ना। वाटर तो है इसमें पोलर प्रोटिक है ना भाई, तो पोलर कंपाउंड है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलर में क्या होगा, जो इसके पोलर जो है उसको आयनाइज ज्यादा करेगा। आयनाइज मतलब इसके आयंस में ज्यादा तोड़ेगा, जैसे H पॉजिटिव प्लस ClO4 माइनस में, H पॉजिटिव प्लस ClO4 माइनस में पोलर प्रोटिक है वो ज्यादा तोड़ेगा। तो मतलब पोलर प्रोटिक में इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। लेकिन जो इसका डिसोसिएशन होगा बेंजीन में, मतलब नॉन पोलर का सोलवेंट में, वो कम होगा। तो फिर जो है एसिडिटी जो होती है वो पोलर कंपाउंड में ज्यादा होती है ना। तो वो पोलर कंपाउंड में ज्यादा होती है। फिर होता है जैसे हम देखते हैं सबसे पहले वाटर एज ए सोलवेंट देखते हैं। तो वाटर क्या होता है, सेल्फ आयनाइज हो जाता है। सेल्फ आयनाइज मतलब अपने दोनों आयंस में टूट जाता है, ऐसे इस फॉर्म में H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस में ना। फिर वाटर की क्या वाटर में अगर कोई भी एसिड डालते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर कोई डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी डालेंगे तो क्या करेगा वो H2O प्लस HX मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड नहीं, खाली स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डालोगे तो क्या होगा वो H3O पॉजिटिव प्लस X माइनस में वो टूट जाएगा। मतलब इस फॉर्म में जो डिसोसिएट हो जाएगा वो जो भी एसिड होगा। फिर क्या होगा, इसमें जनरेट हो गया H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, इसको अगर तोड़ोगे H3O पॉजिटिव प्लस इंटू HO प्लस H पॉजिटिव ना, वाटर प्लस H पॉजिटिव होता है हाइड्रोनियम आयन। तो फिर क्या होता है, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वाटर में डालते हो तो वो जो मेन स्पीसीज होगी जो H पॉजिटिव को रिलीज करेगी वो होगा हाइड्रोनियम आयन ना। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर उसको वाटर में डाल दिया, उसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया। फिर जो प्रोटॉन रिलीज करेगा वो करेगा हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा, ये जैसे H3O पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन शो करा।
तो फिर इसमें क्या हो जाता है, जैसे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, जैसे HClO4 है ना, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन में टूट जाते हैं फिर, और जो हाइड्रोनियम आयन है वो ही बस एक एसिड की तरह काम करता है। फिर जो ये HX था इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती, जो फिर एसिड है वो H3O पॉजिटिव हो जाता है। फिर उसमें क्या हो जाता है, ये HX की जगह कोई भी हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी था तो उसने स्ट्रॉन्ग एसिड ने हर एक ने H3O पॉजिटिव बना लिया। फिर जो क्या होगा, जो HX की जगह मान लो HClO4 है या HI है, HBr है, या जैसे HNO3 है और HCl है। देखो अगर इनका एसिडिटी ऑर्डर देखो तो HClO4 सबसे ज्यादा होता है, HI फिर HBr फिर HNO3 और फिर HCl। अगर इसका वैसे मतलब अलग अलग इनका जो अगर ये प्योर फॉर्म में है तो इनका अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखो तो ये होता है HClO4 का सबसे ज्यादा, फिर HI का। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जैसे HClO4 में ब्रेक डाउन होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस ClO4 माइनस। अगर वो प्योर फॉर्म में है मतलब उसमें वाटर सोलवेंट नहीं है तो फिर H पॉजिटिव देगा और प्लस ClO4 माइनस भी देगा। तो एक तो मतलब ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, एक एनायन रिलीज हो रहा है। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना जो रिएक्शन है इस साइड होगी, मतलब उतना ज्यादा प्रोटॉन रिलीज होगा, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। तो फिर जैसे ऐसे इसमें इस HI में तो क्या होगा, रिलीज I माइनस रिलीज होगा, फिर Br माइनस रिलीज होगा। देखो I माइनस का साइन बड़ा है ना, I माइनस का साइज जो है वो बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो सकता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो HI जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HBr से, है ना। तो ये ऑर्डर होता है अगर वो प्योर फॉर्म में है। लेकिन अगर हम उनको इन सब का एक्वा सॉल्यूशन ले लेंगे, मतलब वो इन सबको अगर वाटर में डाल देंगे तो फिर क्या करेंगे, सारे ये इस टाइप का रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर देंगे। फिर जो एसिड की तरह काम करेगा वो हाइड्रोनियम आयन एसिड की तरह काम करेगा। फिर तो फिर क्या हो जाएगा, जो मतलब इनकी एसिडिटी होगी इन सारे एसिड की वो किसकी वजह से होगी, H3O ये हाइड्रोनियम आयन की वजह से होगी। तो फिर इनकी जो सारे की जो एसिडिटी है वो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सारों सबकी एसिडिटी किसकी वजह से हो रही है, H3O पॉजिटिव की वजह से हो रही है। तो फिर क्या करा जो हम, और ये तो फिर क्या बोल सकते हैं हम, जब हम इनका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं या इनका वाटर में इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं तो फिर इनकी एसिडिटी जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी एसिडिटी इक्वल हो जाती है, मतलब एक लेवल पे हो जाती है ना। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर उनको हम वाटर में डाल रहे हैं तो उनका जो एसिडिटी है वो एक लेवल पे हो जाती है, मतलब इक्वल हो जाती है। तो उसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, लेवलिंग इफेक्ट। तो क्या हुआ इसमें, जो सबकी एसिडिटी जो है वो इक्वल हो गई। लेकिन अगर हम ये करें कि इनको एसिटिक एसिड में डाल दें, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डाल दें CH3COH प्लस, इनको मान लो इसको HX मान लिया तो फिर कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, CH3COOH प्लस H2 प्लस, और इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और X माइनस। देखो जो है ये भी एसिड है एक टाइप से ना, लेकिन ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है। अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम एसिटिक एसिड में डाल लेंगे तो क्या है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो एसिटिक एसिड है वीक एसिड है ना। तो फिर जो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो एक टाइप से उनकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी एसिड में ही, है ना। जैसे अगर किसी जैसे एक तो था हमने वाटर में डाला था किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो फिर उसमें वो जो उसकी एसिडिटी थी वो जो उसकी जो एसिडिटी थी वो अपनी उसी मतलब उसके इक्वली शो करा जो उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अगर उसको स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर बेस में डाल देंगे, HX को किसी भी बेस में डालेंगे तो फिर क्या होगा, जो उसके जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ तो HX वो खुद से देना चाहेगा और ऐसे कुछ बेस उससे लेना चाहेगा, तो फिर जो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। अगर किसी को एसिड को बेस में डालेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को बेस में डालेंगे तो उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसको
अगर एसिड को हम एक वीक एसिड में डाल रहे हैं तो फिर क्या, वीक एसिड की जो टेंडेंसी है एच पॉजिटिव देने की, हालांकि कम है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वीक एसिड की जो टेंडेंसी है एच पॉजिटिव देने की, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी टेंडेंसी भी है जो वो उसकी भी है कि वो एच पॉजिटिव को दे, एच पॉजिटिव डोनेट करे। तो फिर क्या होगा, ओवरऑल जो इसकी एसिडिटी है वो कम हो जाएगी ना, जो जो एच पॉजिटिव देने की टेंडेंसी थी वो इसकी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, जो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में जो अलग अलग जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो उनकी जो एसिडिटी है वो मतलब कम हो जाएगी थोड़ी, है ना, जो उनकी एग्जैक्ट एसिडिटी होनी चाहिए थी वो उससे कम हो जाएगी। और फिर इस सॉल्यूशन इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो जो उसका वो एग्जैक्ट ऑर्डर था जो उनकी एसिडिटी का वो हम चेक कर सकते हैं। उसमें वाटर के केस में तो क्या हो गया था, सारे इक्वल हो गए थे, लेकिन जो अगर वीक एसिटिक एसिड में डालेंगे तो फिर जो उनका ऑर्डर है वो मतलब उनका कुछ ऑर्डर होगा, वो सारे इक्वल नहीं होंगे उनकी एसिडिटी। तो फिर उसमें ऑर्डर होगा जैसे HClO4 ग्रेटर देन HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HNO3। ये इनका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग इसको हम वीक एसिड में डाल लेंगे। तो फिर इसमें क्या, जो वीक एसिड है वो जो हमारा एसिटिक एसिड है वो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, उनको बता रहा है कि भाई किसका एसिडिटी ज्यादा है किसकी एसिडिटी कम है। तो इस टाइप को जो वीक एसिड है, मान लीजिए इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, मतलब जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन दो सभी एसिड्स के बीच में, है ना। तो फिर ये होगा, फिर देखो अगर हम जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो वाटर में डाले थे उनका तो एसिडिटी सबकी सेम हो गई थी, लेकिन अगर जो वीक एसिड है, वीक एसिड जैसे HCN है और एसिटिक एसिड है, उनकी एसिडिटी जो है वो कम थी वाटर में, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में जो हमने देखे थे। तो फिर जो वीक जो मतलब जो लेवलिंग इफेक्ट था वाटर का वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए था ना, जो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड थे उनकी एसिडिटी इक्वल हो रही थी मतलब वाटर में, लेकिन अगर जो वीक एसिड है उनकी जो उनका जो एसिडिटी है वो अलग अलग होगी, है ना, क्योंकि वो पूरा ब्रेक डाउन नहीं हो रही ना। जो HCN है वो H पॉजिटिव प्लस CN में टूटता है, वो इसका मतलब कुछ परसेंटेज जो होता है HCN का वो टूटता है, तो इसलिए ये वीक एसिड होते हैं। तो इसलिए जो वाटर है वो इनके जो वीक एसिड है उनके लिए एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर सकता है ना, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर सकता है। लेकिन अगर हम उनको किसी बेस में डाल दें, जो ये वीक एसिड है, या अगर इनको हम बेस में डाल देंगे तो क्या करेगा, बेस कुछ इनसे H पॉजिटिव लेना चाहेगा ना, और ये कुछ भी देना चाहेंगे, तो फिर क्या होगा, इनका H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी थी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर उसमें क्या होगा, वो जो ये तीनों सॉल्वेंट है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करने लग जाएंगे, और फिर जो तीनों की एसिडिटी है वो लगभग इक्वल हो जाएगी ना, लगभग इक्वल हो जाएगी। तो फिर अगर इनको अमोनिया में डालोगे NH3 पॉजिटिव में, मतलब बेस में डालोगे, तो फिर क्या करेंगे, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेंगे और मतलब सबकी एसिडिटी इक्वल हो जाएगी। फिर उसमें उस केस में क्या होगा, जो अमोनिया है वो एज ए लेवलिंग एजेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट काम करेगा, मतलब वीक एसिड्स के लिए, है ना। लेकिन अगर इनको वाटर में अगर ये थे तो इसमें इनकी एसिडिटी अलग अलग थी, तो ऐसे वाटर के लिए एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम कर रहा था। ऐसे ही अगर हम देखें तो अगर जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे OC2H5 या अमाइड होता है या हाइड्राइड आयन होता है, ये सारे जो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये भी, अगर स्ट्रॉन्ग बेस भी वो जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड थे वो वाटर में एक तरह से काम कर रहे थे, मतलब उनका सेम थी एसिडिटी, ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी बेसिसिटी भी वाटर में इक्वली होगी। तो फिर वाटर जो है इनके लिए भी एक एज ए लेवलिंग एजेंट काम करेगा, लेवलिंग एजेंट काम करेगा। ये किस टाइप का रिएक्शन देते हैं वाटर में, अगर H2 है वो इसको फिर मान लो X माइनस मान लिया इसको, तो फिर क्या होगा, इससे एक HX बना लेंगे और प्लस OH माइनस, फिर जो OH माइनस रिलीज होगा वो ये एज ए बेस काम करेगा। जो सब में जो OH माइनस रिलीज हो रहा है वो मतलब
जैसे उसमें हाइड्रोजन आयन था वो जो सबके बराबर कर रहा था, इसमें ही OH माइनस है वो सबको इक्वल कर देगा जो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, है ना। तो फिर इसमें जो है वाटर भी एक टाइप से किसके एज ए लेवलिंग एजेंट काम करेगा। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम वीक एसिड में डाल रहे हैं, जैसे हमने जो पहले डाला था परक्लोराइड एसिड को या HX को, उनको हमने एसिटिक एसिड में डाला था, वो किसकी तरह काम कर रहे थे, वो कर रहे थे डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट की, डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट की तरह, डिफरेंशिएटिंग वो करेंगे डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट की तरह काम। अगर ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बेस को हम वीक बेस में डाल देंगे तो वो भी डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अगर हम वीक एसिड को हम बेस में डाल रहे हैं तो फिर वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो लेवलिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, लेवलिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर ऐसे ही अगर हम जो वीक बेस को हम एसिड में डाल देंगे तो फिर वो भी किसकी तरह काम करेगा। इन सब को वीक बेस को अगर एसिड में डाल लेंगे तो जितने भी वीक बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लग जाएंगे, और तो फिर वो भी एक टाइप से लेवलिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, मतलब उनको सबको बराबर कर देंगे, है ना। तो ये हमने ये क्या देखा, हमने सोलवेंट का इफेक्ट देखा उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी पे। सोलवेंट मतलब किस चीज में अगर हम उनको डिसोल्व कर रहे हैं ना, अगर HCl4 को मतलब अगर एसिड्स को वाटर में डिसोल्व कर रहे हैं या एसिटिक एसिड में डिसोल्व कर रहे हैं तो वो होता है सोलवेंट। और एक अब हम देखते हैं लेविस एसिड या लेविस बेस का। जो लेविस एसिड का जो सोलवेंट पे क्या इफेक्ट होता है, लेविस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और लेविस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। फिर जो क्या होता है, जो लेविस एसिड होते हैं अगर किसी सोलवेंट में डाल दिया, जैसे कौन सा, जैसे BCl3 है, अगर BCl3 को वाटर में डाल दोगे तो फिर क्या है वो तो फिर वो HCl रिलीज करता है, और जो HCl है वो एज ए एसिड की तरह काम करता है, एज ए ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम करता है। ब्रोंस्टेड एसिड कौन से थे, जो H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे थे ना, एसिड कौन से जो H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे थे, और ब्रोंस्टेड बेस कौन से थे जो OH माइनस को रिलीज कर रहे थे। तो फिर क्या, अगर BCl3 को वाटर में डाल रहे हैं तो वो HCl रिलीज कर रहा है, और वो एज ए एसिड मतलब काम करेगा। तो फिर क्या, जो अगर BCl3 को किसी और चीज में डाल दे तो फिर तो HCl रिलीज नहीं होता ना। तो फिर क्या, जो सोलवेंट है वो मतलब ये बता रहा है, वो उसकी एसिडिटी को डिफाइन कर रहा है ना। अगर मान लो इसमें वाटर में डिसोल्व कर दिया तो इसके ये एसिड हो गया, अगर किसी और में होता तो वो एसिड नहीं होता। हाँ, तो फिर इनके बीच में किस टाइप का रिएक्शन होता है इनके बीच में, BCl3 को हम इस टाइप से लिखते हैं। BCl3 जो इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ sp2 हाइब्रिडाइज है, तो मतलब दो तो p के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, एक इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, एम्प्टी मतलब खाली p ऑर्बिटल है, और वाटर जो है, वाटर के जो लोन पेयर होते हैं, वाटर के लोन पेयर जो हो इसको डोनेट हो जाएंगे। तो फिर किस टाइप का वो कंपाउंड बन जाएगा, BCl, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में ना, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप का, H2 है ना, तो इस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। फिर क्या होगा, ये कंपाउंड बन गया, फिर इससे क्या होगा, ये जो H2 है इसका एक यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, और एक जो Cl माइनस है वो बाहर रिलीज होगा, तो फिर इससे HCl जो है बाहर निकल जाएगा, तो मतलब जो HCl है वो सोलवेंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर ये एसिड की तरह काम करेगा। और फिर क्या होगा, BCl3, दो क्लोरीन बच जाएंगे, और एक जो OH माइनस OH बन जाएगा इससे ना। फिर ऐसे ये रिएक्शन करके तो फिर इसको मिटा देता हूं। तो फिर ऐसे ही दो रिएक्शन होंगे ना, मतलब एक जो वाटर को ऐड करेंगे हम, फिर एक HCl बाहर निकलेगा, फिर उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला Cl भी जो है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा ना। फिर ऐसे ही अगर एक और वाटर का मोलिक्यूल डाल देंगे, फिर उससे एक और HCl निकलेगा, फिर जो है ये भी जो है OH
बन जाएगा ना। तो फिर ये जो मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन करने के बाद और 3 HCl निकलने के बाद ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। हाँ? इसको बोलते हैं BOH3, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसको बोल देते हैं H3BO3, H3BO3, और इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड है ना। तो फिर ये है मतलब सॉल्वेंट जो डिफाइन करा है इसमें एसिडिटी को, अगर वाटर नहीं होता तो ये कंपाउंड नहीं बनता जो बना है, और ना ही HCl रिलीज होता जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी शो हो रही है। और अगर ऐसे ही अगर हम देखें CiCl4 क्या टेट्राक्लोरोसिलेन है ना, टेट्राक्लोरोसिलेन है इधर। और इसमें अगर ऐसे हम अगर वाटर के अटैक कराएंगे इसमें, और फिर एक HCl रिलीज होगा ना, जैसे पिछली बार देखा था हमने, जैसे जो इसमें क्या है, उसमें तो जो है p ऑर्बिटल खाली था है ना, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल था, लेकिन इसमें सिलिकॉन के पास क्या है, d ऑर्बिटल खाली है ना। सिलिकॉन जितने भी हम कार्बन से नीचे वाला जो ग्रुप आ जाता है उसमें जो है d ऑर्बिटल इंक्लूड हो जाते हैं ना। फिर इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल है, जो एम्प्टी d ऑर्बिटल है उसमें जो है वो वाटर जो अपने वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, फिर इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा CiCl4 और प्लस एक जो है ये टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे इसमें एक HCl रिलीज होगा है ना, फिर इसमें इस यहाँ से एक H निकलेगा और एक Cl निकलेगा, तो फिर बन जाएगा SiClOH ना, Cl और OH, Cl है। फिर ऐसे जो इसमें ऐसे अगर हम तीन और वाटर के मॉलिक्यूल का एक रिएक्शन कराएंगे और 3 HCl रिलीज होंगे, तो फिर उसके बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल को अटैक कराया और 3 HCl बाहर निकले, तो फिर इससे जो सारे Cl है वो OH थे, OH से रिप्लेस हो जाएंगे, OH। इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। तो फिर जो है ये इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, जो अगर हम वाटर को इसको इसमें डिसोल्व कर रहे हैं तो इसकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ये जो HCl की वजह से, जो HCl जो जनरेट हो रहा है उसकी, तो HCl की वजह से जो है उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, लेविस एसिड की जो हमने देखा। फिर वो अगला हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।